हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। आज के सेशन में हम कंप्यूटर को कवर कर रहे हैं दृष्टि द विजन की बुक से। आज जो है कंप्यूटर के हम एक एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं, एक एक टॉपिक को अच्छे से हम समझेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 60 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं कंप्यूटर के, जिससे कि आपका कंप्यूटर अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। इसीलिए आज के वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, ताकि आपका जो नेक्स्ट वीडियो आए एमसीक्यूज का, उसके बाद आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से तैयार हो जाए, आपको दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, क्योंकि मेरा हमेशा से यही टारगेट रहता है कि जो भी चीज़ें मैं लेकर के आऊँ, मैं एक एक चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करती चलती हूँ। वीडियो मेरे अगर 1 घंटे के होते हैं तो 1 घंटे मैं उसी सब्जेक्ट को देती हूँ जो चीज़ें मैं लेकर के आई हूँ। एक्स्ट्रा मैं कुछ भी बातें नहीं करती हूँ, ताकि आपकी चीज़ें एक भी मिनट ज़ाया ना हो। जो चीज़ें आप वो पढ़ना चाहते हैं, जो वीडियो के लिए, जिस चीज़ के लिए आपने मेरे वीडियो को देखने के लिए स्टार्ट किया हुआ है, वो चीज़ें आपको शुरू से एंड तक मिले। और बस आपका काम है कि आप किस तरीके से चीज़ों को ले रहे हैं, बीच में छोड़ रहे हैं या फिर पूरा नहीं देख रहे हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको क्या करना है, बस आपको जो भी चीज़ें मैं लेकर के आ रही हूँ उसको पूरा देखिए। अगर एक बार भी आप पूरा एंड तक देख लेते हैं तो आपकी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। फिर आपको दोबारा रिवीजन करने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं अगर मेरी वीडियोस को देखिए आप, क्योंकि एक एक चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते चलती हूँ। इसके साथ ही इतना आपको मौका मिलता है कि आप चीज़ों को अच्छे से खुद भी पढ़ लेते हैं उसमें और सुन भी लेते हैं। ठीक है, तो आज हम कंप्यूटर पे चर्चा करने वाले हैं, कंप्यूटर को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, और अपने एजुकेशन ग्रुप में जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करिएगा, ताकि और भी लोगों को इससे हेल्प मिले। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करता है और उसे प्रोसेस करके सार्थक यानी अर्थपूर्ण सूचनाओं के रूप में उसको आउटपुट करता है, यानी प्रदर्शित करता है। डेटा इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा संचयन और डाटा निर्गमन का कार्य कंप्यूटर द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा इनपुट, डेटा संचयन और डेटा निर्गमन का काम जो है वो कंप्यूटर द्वारा ही किया जाता है। कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या क्या हैं? गति। कंप्यूटर की स्पीड की बात करें तो सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर की तुलना में तेजी से जटिल गणना को हल करने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। एक्यूरेसी की बात करें यानी शुद्धता की, तो कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। ये हमेशा पूर्व निर्धारित नियमों यानी प्रोग्राम के अनुसार काम करता है। आउटपुट में त्रुटियां हमेशा उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए गलत इनपुट के कारण ही होती है। भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में एक बड़ा आंतरिक भंडारण यानी इंटरनल स्टोरेज होता है। ये विभिन्न प्रारूपों यानी विभिन्न फॉर्मेट्स में बड़ी मात्रा में जानकारी संग्रहित कर सकता है। इसमें बाहरी भंडारण भी होते हैं। बाहरी भंडारण का भी उपयोग किया जा सकता है, यानी एक्सटर्नल स्टोरेज का। कर्मठता यानी डिलीजेंस, लंबे समय तक बिना रुके बड़ी मात्रा में नीरस यानी मोनोटोनस और जटिल कार्यों को करते समय कंप्यूटर थकते या फिर उबते नहीं हैं, तो ये है इसका कर्मठता कंप्यूटर की। बहुमुखी प्रतिभा यानी वर्सटैलिटी, कंप्यूटर बहुमुखी मशीन है और किसी भी काम को करने में सक्षम है जब तक कि उस काम को तार्किक चरणों की एक श्रृंखला में तोड़ा जा सकता है। कंप्यूटर साधारण गणना करने से लेकर के कक्षा में उपग्रह को पहुंचाने तक के विभिन्न प्रकार के कामों को अंजाम दे सकता है। कंप्यूटर की स्मरण शक्ति यानी रिमेम्बरिंग पावर की बात करें तो कंप्यूटर अपनी मेमोरी में बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है और इसमें संचित डेटा तक पहुंच अपेक्षाकृत आसान और तेजी होती है। जब तक संग्रहित डेटा को डिलीट यानी हटाया नहीं जाता तब तक वो इसे भूल नहीं सकता है। कंप्यूटर के और गुणों की बात करें तो ज़ीरो IQ यानी शून्य बौद्धिक स्तर। एक कंप्यूटर निर्देशों के बिना कोई काम नहीं कर सकता है और ना ही ये निर्देश से परे कोई कार्य कर सकता है। वैसे तो कंप्यूटर को कुछ स्तर की बुद्धिमत्ता प्रदान करने के लिए AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए कुछ उपलब्धि प्राप्त हुई है, फिर भी ये अभी अविकसित रूप से है, ये अभी भी अविकसित रूप में है। शून्य भावना यानी नो फीलिंग,
कंप्यूटर में ज्ञान, अनुभव, भावना आदि जैसे मानवीय लक्षण नहीं होता है। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में अब हम जानेंगे। ये उपकरणों का समूह है जो कि कंप्यूटर के सुचारू संचालन के लिए आपस में जुड़े होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य अवयव हैं इनपुट यूनिट, ये उपयोगकर्ता को प्रोसेसिंग के लिए डेटा या सूचना को प्रोसेसिंग यूनिट को प्रदान करने में सक्षम बनाता है। प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है? इनपुट यूनिट से प्राप्त डेटा को उपयोगी सूचना में परिवर्तित करता है। आउटपुट यूनिट ये प्रोसेस डाटा उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराता है। और स्टोरेज यूनिट ये डेटा, प्रोग्राम और सूचनाओं को स्टोर करता है। तो ये है कंप्यूटर से संबंधित कुछ शब्द। डेटा क्या है? अव्यवस्थित आंकड़ा या फिर तथ्य डेटा कहलाता है। जब डेटा केवल अंकों में होता है तब ये संख्यात्मक यानी न्यूमेरिक डेटा कहलाता है, और जब अंकों, अक्षरों और चिन्हों के रूप में होता है तब ये अल्फा न्यूमेरिक डेटा कहलाता है। अब इंफॉर्मेशन क्या है? सूचना, ये प्रोसेसिंग के बाद व्यवस्थित और उपयोगी डेटा होता है। निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन, उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को दिए गए कमांड निर्देश कहलाते हैं। और प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? किसी भी काम के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ? वर्ष 1642 में प्रथम गणना करने वाली मशीन पास्कलाइन का विकास फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने वाष्प चालित गणना करने वाली मशीन विश्लेषणात्मक इंजन, जिसको इंग्लिश में एनालिटिकल इंजन कहा जाता है, इसका विकास किया चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता, कंप्यूटर का पिता और कंप्यूटर का जनक माना जाता है। चार्ल्स बेबेज के द्वारा निर्मित प्रोग्राम किए जाने योग्य यांत्रिक मशीन को दी एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी गई है। इसे पहला कंप्यूटर भी माना जाता है, दी एनालिटिकल इंजन को। चार्ल्स बेबेज द्वारा ही डिफरेंस इंजन का विकास हुआ था। चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही डिफरेंस इंजन का विकास किया गया था। इसके बाद 1890 में हरमन हॉलरिथ द्वारा पंच कार्ड बनाया गया। कब बनाया गया? 1890 में, जिसमें गणना से संबंधित जानकारी को स्टोर किया जा सकता था। इसके बाद 1936 में एलन ट्यूरिंग के द्वारा ट्यूरिंग मशीन का विकास किया गया। आधुनिक कंप्यूटर की मूल अवधारणा इसी पर आधारित है, ट्यूरिंग मशीन पर। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को। इसके बाद 1944 में 1944 में स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर मार्क फर्स्ट बनकर के तैयार हुआ 1944 में। इसके बाद 1945 में गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा पहली बार स्टोर्ड प्रोग्राम को अवधारणा प्रस्तुत की गई। पहली बार स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा प्रस्तुत की गई। न्यूमैन ने ही बाइनरी नंबर सिस्टम का और कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अवधारणा भी दी थी। किसने दी थी? न्यूमैन ने दी थी बाइनरी नंबर सिस्टम का और कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अवधारणा। इसके बाद 1946 में इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेट एंड कैलकुलेटर यानी इनियाक का निर्माण हुआ। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि सामान्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया गया। इसके बाद 1947 में बेल लेबोरेटरी द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। इसने कंप्यूटर में लगने वाले वैक्यूम ट्यूब को प्रतिस्थापित किया। इसके बाद 1951 में यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका निर्माण पूरा हुआ। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण पूरा हुआ। इसे ईकार्ट मॉचले कंप्यूटर कॉरपोरेशन द्वारा डिजाइन किया गया था। ये पहला वाणिज्यिक यानी कमर्शियल कंप्यूटर था। इनका उपयोग यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन परिणामों के पूर्वानुमान और जनगणना में किया गया था। इसके बाद 1950 के दशक में फोर्ट्रेन भाषा का विकास हुआ था। ठीक है। इसके बाद 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने इंटीग्रेटेड सर्किट या कंप्यूटर चिप का आविष्कार किया था। कंप्यूटर चिप आईसी, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये सिलिकॉन का बना हुआ ट्रांजिस्टरों का समूह होता है। विलियम इंग्लिश ने
पहले माउस का प्रोटोटाइप तैयार किया था। किसने तैयार किया था? विलियम इंग्लिश ने किया था। इसके बाद 1964 में सेमर क्रे के द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 निर्मित किया गया। किसके द्वारा? सेमर क्रे के द्वारा। 1968 में माउस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI से युक्त आधुनिक कंप्यूटर के एक प्रोटोटाइप का डगलस एंजलबर्ट द्वारा प्रदर्शन किया गया। माउस का पेटेंट डगलस एंजलबर्ट के नाम है। 1969 में बेल लैब ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया, जिसके बाद C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया। इसके बाद 1970 में इंटेल द्वारा डायनेमिक एक्सेस मेमोरी DRAM 1103 चिप का निर्माण किया गया। इसके बाद 1973 में ज़ेरोक्स टीम के सदस्य रॉबर्ट मेटकॉफ के द्वारा ईथरनेट का विकास किया गया। इसके बाद 1975 में पॉल एलन और बिल गेट्स द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की गई। 1976 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक द्वारा एप्पल कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई। कब हुई? 1976 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक के द्वारा एप्पल कंप्यूटर की शुरुआत की गई थी। इसके बाद 1981 में ऑसबोर्न फर्स्ट को विश्व का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है, जिसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया गया था। इसी वर्ष में यानी 1981 में एप्सन HX20 को पहला लैपटॉप कंप्यूटर माना जाता है। किसको? एप्सन HX20 को। इसके बाद 1983 में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से युक्त पहला पर्सनल कंप्यूटर एप्पल का लीजा था। गैविलिन SC पहला पोर्टेबल कंप्यूटर था जिसे कि लैपटॉप नाम से मार्केट में उतारा गया। इसके बाद 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया। कब किया? 1985 में। symbolics.com पहला रजिस्टर्ड डोमेन नाम था। कौन डोमेन नाम था पहला? symbolics.com। इसके बाद 1990 में टीम बर्नर-ली ने हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML का विकास किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार ली द्वारा 1989 में ही कर लिया गया था, लेकिन HTML के विकास ने इसे अनुप्रयोगी बनाया। टीम बर्नर-ली ने पहली बार URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर की रचना की थी। इसके बाद 1993 में इंटेल ने पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर प्रस्तुत किया। सेर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने गूगल सर्च इंजन का विकास किया। 2004 में मोजिला फायरफॉक्स 1.0 नामक वेब ब्राउज़र और फेसबुक नामक सोशल नेटवर्किंग साइट मार्केट में लॉन्च की गई। इसके बाद 2005 में यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग सर्विस की शुरुआत की गई। इसके बाद 2011 में व्हाट्सएप उसके मूल लेखक हैं ब्रायन एक्टन और जॉन कूम के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानेंगे। वर्तमान कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां अस्तित्व में आ चुकी हैं। कंप्यूटर विकास का पीढ़ियों में विभाजन कंप्यूटर तकनीकी में हुए व्यापक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसने कि कंप्यूटर को और अधिक छोटा, सस्ता और शक्तिशाली और दक्ष बनाया है। तो सबसे पहले प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर 1940 से 1956 तक चली थी, 1940 से 1956 तक। वृहद आकार वैक्यूम ट्यूब का सर्किट के लिए और मैग्नेटिक ड्रम का मेमोरी के लिए उपयोग, अत्यधिक विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता और ऊष्मा का उत्सर्जन, मशीनी भाषा का उपयोग, इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप तथा आउटपुट के लिए प्रिंटर का उपयोग आदि प्रथम कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की ये सारी मुख्य विशेषताएं थी। यूनिवैक और ENIAC प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की उदाहरण हैं। इसके बाद आते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर पे, जो कि 1956 से 1963 तक चला था। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब का, मैग्नेटिक कोर तकनीकी ने मैग्नेटिक ड्रम और असेंबली भाषा ने मशीनी भाषा का स्थान ले लिया, जिसने कंप्यूटर को पहले से छोटा, सस्ता, तेज और अधिक ऊर्जा दक्ष बनाया। फिर भी अधिक ऊर्जा खपत एक समस्या बनी रही। इसके बाद आया तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, 1964 से 1971 तक ये चले। इंटीग्रेटेड सर्किट के विकास ने कंप्यूटर की गति और क्षमता में अत्यधिक परिवर्तन किया।
कीबोर्ड, मॉनिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इंटरफेस के उपयोग ने कंप्यूटर को एक साथ कई एप्लीकेशन के उपयोग के लिए सक्षम बनाया। पहली बार कंप्यूटर सामान्य जन को सुलभ हुए। इसके बाद आए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, जो कि 1971 से अभी तक है प्रेजेंट में। माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें कि हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट एक ही सिलिकॉन चिप पर लगी होती है, इसका उपयोग आरंभ हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ सकते थे। इसने इंटरनेट के उपयोग को संभव बनाया। इसी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस का व्यापक उपयोग प्रारंभ हुआ। इसके बाद पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर, जो कि प्रेजेंट एंड बियॉन्ड है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर कृत्रिम वृद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और विकास के क्रम में है। इस पीढ़ी में एक ऐसे कंप्यूटर के विकास का लक्ष्य है जो कि प्राकृतिक भाषाओं का उपयोग कर सके। कंप्यूटर का वर्गीकरण। तकनीक के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर, असतत रूप में सूचनाओं के प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग के द्वारा समस्याओं के समाधान में सक्षम उपकरणों के एक वर्ग को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ये कंप्यूटर डेटा की प्रोसेसिंग डिजिटल रूप यानी 0 और 1 में करते हैं, जैसे कि सामान्य प्रयोग में आने वाले डेस्कटॉप, लैपटॉप एक्सेट्रा। एनालॉग कंप्यूटर, सतत रूप में सूचनाओं की प्रसंस्करण के लिए उपयोग होने वाले कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। इस तरह के कंप्यूटर का उपयोग तापमान, दाब, भार, वोल्टेज आदि से संबंधित सतत डेटा यानी एनालॉग डेटा के प्रोसेसिंग में होता है, जैसे वाहनों की गति मापने के लिए प्रयोग में आने वाले एनालॉग स्पीडोमीटर, एनालॉग घड़ी एक्सेट्रा। हाइब्रिड कंप्यूटर, ये डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का संयोजन होता है, यानी इसमें स्पीड एनालॉग कंप्यूटर की और मेमोरी और शुद्धता यानी एक्यूरेसी डिजिटल कंप्यूटर की होती है, जैसे कि रडार प्रणाली, स्मार्टफोन, टैबलेट डिवाइस एक्सेट्रा। ये सारे हाइब्रिड कंप्यूटर में आते हैं। आकार और कार्यक्षमता के आधार पर बात करें तो सुपर कंप्यूटर ये परफॉर्मेंस और डेटा प्रोसेसिंग के आधार पर सबसे शक्तिशाली होते हैं और बड़े स्थानों और संस्थाओं के द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेषीकृत और विशेष कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं। 442 पेटाफ्लॉप की क्षमता के साथ जापान का फुगाकू वर्तमान का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार। भारत में कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर की बात करें तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित HEC2M भारत में पहला कंप्यूटर था जिसे कि आयात किया गया था। इसके बाद वर्ष 1962 में प्रथम निर्मित पहला कंप्यूटर टाइफरैक, जिसका फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। परम पैरेलल मशीन 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसे कि CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा 1990 से 91 में निर्मित किया गया था। परम सिद्धि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, जिसकी स्पीड की बात करें तो 4.6 पेटाफ्लॉप्स है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बड़े और महंगे कंप्यूटर होते हैं जो कि एक साथ हजारों उपयोगकर्ताओं को कार्य में काम करने की सुविधा प्रदान करते हैं। जहां सुपर कंप्यूटर एक ही प्रोग्राम पर बहुत तेज गति से काम कर सकता है, वहीं पे मेन फ्रेम कंप्यूटर थोड़ी कम गति से लेकिन हजारों प्रोग्राम को एक साथ कर सकता है। स्टोरेज क्षमता अत्यधिक होने के कारण इसका उपयोग बड़े संगठनों जैसे कि बैंकिंग, बीमा संस्थान, सरकारी संगठन, कंपनियां आदि जगह पे करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का मिनी कंप्यूटर, इनका उपयोग छोटी कंपनियों या फिर फर्मों द्वारा किया जाता है। विशेष उद्देश्यों के लिए बड़ी कंपनियों के अलग अलग विभागों द्वारा भी मिनी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः इन्हें मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है क्योंकि इनकी क्षमता सुपर कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर से कम और पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप आदि से अधिक होता है, जैसे कि K202, IBM मिड रेंज कंप्यूटर एक्सेट्रा। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर को सामान्य उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि शिक्षा, मनोरंजन, छोटे ऑफिस के काम आदि के लिए उपयोगी है, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, गेमिंग कंसोल्स, साउंड एंड नेविगेशन,
साउंड एंड नेविगेशन ऑफ कार, नोटबुक्स, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा। अब आगे हम कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंप्यूटर की भाषाएं कंप्यूटर सिस्टम से संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का मुख्य माध्यम और किसी भी काम के संपादन के लिए कंप्यूटर को दिए गए निर्देश हैं। कंप्यूटर के प्रकार और कार्य के आधार पर अनेक भाषाओं का विकास किया गया। कंप्यूटर की भाषाओं को दो भागों में बांटा जाता है। दो भाषा होती हैं, एक निम्न स्तरीय भाषाएं होती हैं और एक उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं। निम्न स्तरीय भाषाओं की बात करें तो ये मशीनी कोड है, जिनमें कि कंप्यूटर सिस्टम को 0 और 1 के रूप में निर्देश दिए जाते हैं। इसका मुख्य काम हार्डवेयर और सिस्टम घटकों के संचालन, प्रबंधन और नियंत्रण करना है। निम्न स्तरीय भाषा में मशीनी भाषा होती है। मशीनी भाषा प्रोग्रामिंग भाषा की सबसे निम्न और प्रारंभिक स्तर की सबसे पहले विकसित होने वाली भाषा है। मशीनी भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे कि कंप्यूटर सीधे सीधे समझ जाता है। ये सामान्यतः हेक्साडेसिमल में लिखी जाती है। ये भाषा बाइनरी नंबर 0 और 1 का उपयोग कंप्यूटर को विद्युत सिग्नल भेजने में करती है। जहाँ पे 0 विद्युत सिग्नल की अनुपस्थिति को दर्शाता है, वहीं पे 1 विद्युत सिग्नल की उपस्थिति को दर्शाता है। असेंबली भाषा जो कि निम्न स्तरीय भाषा है। द्वितीय पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा जिनकी संरचना और अनुदेशों के सेट मशीनी भाषा के समान होते हैं, लेकिन इसमें मशीनी भाषा में उपयोग होने वाली अंकों की जगह पे अंग्रेजी भाषा के शब्दों, नामों और संकेतों का उपयोग किया जाता है। तो ये तो निम्न स्तरीय भाषा थी। दूसरी जो भाषा है वो है उच्च स्तरीय भाषाएं। उच्च स्तरीय भाषाएं मूल रूप से प्रतीकात्मक भाषाएं होती हैं, जिनमें कि अंग्रेजी शब्दों और गणितीय प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषाओं में दिए जाने वाले निर्देशों का मशीनी भाषा में अनुवाद किया जाता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। तो उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। प्रमुख उच्च स्तरीय भाषा वर्ग देख लेते हैं। पहला है बीजगणितीय फॉर्मूला प्रसंस्करण भाषाएं यानी एल्जेब्रिक फॉर्मूला प्रोसेसिंग लैंग्वेजेस। ये भाषाएं गणितीय और सांख्यिकी समस्याओं को सुलझाने में कंप्यूटर के उपयोग के लिए विकसित की गई है। कौन सी भाषा? एल्जेब्रिक फॉर्मूला प्रोसेसिंग लैंग्वेज। ये भाषा है बेसिक, फॉर्ट्रेन, PL1 और एल्गोल। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फॉर्ट्रेन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। PL1 का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्जन 1 और एल्गोल का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। दूसरा भाषा है उच्च स्तरीय भाषा व्यावसायिक डेटा प्रसंस्करण भाषा यानी बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग लैंग्वेजेस। ये भाषाएं डेटा प्रसंस्करण प्रक्रियाओं और फाइलों को संभालने में आने वाली समस्याओं से निपटने में कंप्यूटर की समझ को बनाता है। कौन सी भाषा? बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग लैंग्वेजेस। इसमें कोबोल आते हैं और RPG आते हैं। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और RPG का फुल फॉर्म होता है रिपोर्ट प्रोग्रामिंग जनरेशन। तीसरी भाषा है स्ट्रिंग और लिस्ट प्रोसेसिंग भाषा यानी स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेजेस। इन भाषाओं का उपयोग स्ट्रिंग ऑपरेशन में होता है। स्ट्रिंग और लिस्ट प्रोसेसिंग भाषा का यूज स्ट्रिंग ऑपरेशन में होता है, जिसमें कि पैटर्न सर्च और वर्णों यानी कैरेक्टर्स को सम्मिलित करना, इंसेक्रेशन और हटा देना यानी डिलेक्शन शामिल है, जैसे कि LISP यानी लिस्ट प्रोसेसिंग और प्रोलॉग यानी प्रोग्राम इन लॉजिक एक्सेट्रा। चौथा है ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग भाषाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा एक ऐसी भाषा होती है जो कि एक्शन के बजाय ऑब्जेक्ट और तर्क यानी लॉजिक की बजाय डेटा को ध्यान में रख करके प्रोग्राम की जाती है, जैसे कि C++, जावा एक्सेट्रा। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। पांचवा है दृश्य प्रोग्रामिंग भाषा यानी विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एक प्रोग्रामिंग भाषा जो कि प्रोग्राम को विकसित करने के लिए चित्रात्मक तत्वों यानी ग्राफिकल एलिमेंट्स और आकृति का उपयोग करती है, वो होती है विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इस जैसे कि कोडो, MIT, ऐप, इन्वेंटर एक्सेट्रा। कंप्यूटर भाषा अनुवादक हैं, तो ये ट्रांसलेटर हैं, ये उनके काम है और उनके बारे में कुछ तथ्य दिया हुआ है। असेंबलर जो ट्रांसलेटर है, इनका काम होता है असेंबली भाषा को मशीन कोड में परिवर्तित करता है असेंबलर में इनपुट को सोर्स कोड और आउटपुट को ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। अगला जो ट्रांसलेटर है वो है कंपाइलर।
कंपाइलर का काम होता है उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में चेंज करना। ये पूरे प्रोग्राम के अनुवाद को एक ही बार में पूरा करता है और अनुवाद के क्रम में पाई गई गलतियों को भी एक साथ बताता है। इसके साथ ही कंपाइलर तीव्र गति से अनुवाद करता है और डिबगिंग मुश्किल होती है, इसमें ज़्यादा मेमोरी उपयोग करता है कंपाइलर। अगला जो ट्रांसलेटर है वो है इंटरप्रेटर। ये उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में चेंज करता है। ये लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है और गलती पकड़ने पर रुक जाता है। डिबगिंग आसान होती है इंटरप्रेटर में और कम मेमोरी की आवश्यकता होती है इसमें। अब आगे हम कंप्यूटर की संरचना के बारे में जानेंगे। तो कंप्यूटर के 3 अवयव होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट, आउटपुट और आईओ यूनिट। इनपुट यूनिट कोडेड डेटा को प्रोसेसर को भेजता है, इनपुट यूनिट कोडेड डेटा को प्रोसेसर को भेजता है और आउटपुट यूनिट प्रोसेस्ड रिजल्ट को यूज़र को उपलब्ध कराता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन होता है। इसे प्रोसेसर या फिर माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है सीपीयू को। इसका काम दिए गए निर्देशों के अनुसार इनपुट डेटा को प्रोसेस करना होता है। इस क्रम में ये डेटा पर गणितीय और तार्किक ऑपरेशन संचालित करता है और कंप्यूटर के विभिन्न भागों के कामों को नियंत्रित भी करता है सीपीयू। इसकी गति को MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं सीपीयू के। ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये गणितीय और तार्किक ऑपरेशन संचालित करता है यानी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को संचालित करता है ALU। CU यानी कंट्रोल यूनिट, ये माइक्रो प्रोसेसर में निहित इंस्ट्रक्शन समूहों को लागू करता है। ये मेमोरी से निर्देशों को प्राप्त कर उन्हें डिकोड करता है और निर्देशानुसार काम का निष्पादन और ज़रूरत पड़ने पर ALU को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश भेजता है। कौन भेजता है? CU भेजता है। और अगला जो भाग है सीपीयू का वो है रजिस्टर्स अथवा मेमोरी यूनिट। ये प्रोसेसर में अस्थायी डेटा स्टोरेज एरिया होते हैं जो कि प्रोसेस होने वाले डेटा को संभालने का काम करते हैं। यही डाटा कंट्रोल यूनिट द्वारा आगे उपयोग किया जाता है। रजिस्टर में नया डेटा लिखने के साथ ही पुराना डेटा समाप्त हो जाता है। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर में आंतरिक स्टोरेज एरिया होता है जो कि डाटा और निर्देशों को स्टोर करता है। तो ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसके 2 भाग हो गए, इधर हो गया ALU और ये है CU यानी कंट्रोल यूनिट। साथ ही इसमें मेमोरी यूनिट होते हैं। मेमोरी में रोम, रैम और कैचे होता है। तो ये आप इनपुट देख सकते हैं, ये तो इनपुट। रैम में स्टोरेज होता है। कंप्यूटर मेमोरी, ये स्टोरेज डिवाइस होता है जहां डाटा और प्रोग्राम को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। मेमोरी 2 तरह की होती है, प्राथमिक मेमोरी और सबसे पहले हम प्राथमिक मेमोरी के बारे में जानते हैं। इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहते हैं। प्रोसेसिंग से पहले तक प्राइमरी मेमोरी में ही अस्थायी डाटा स्टोर होता है। इसे कंप्यूटर की स्मृति भी कहा जाता है। ये 2 तरह की होती है, रैम और रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थायी और वोलाटाइल होता है यानी टेम्पररी होता है और वोलाटाइल होता है। और दूसरा होता है रोम यानी रीड ऑनली मेमोरी। इसका उपयोग स्थायी प्रोग्राम को स्टोर करने में होता है। रोम का यूज़ स्थायी प्रोग्राम को स्टोर करने में होता है। ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। रोम जो होता है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। उपयोगकर्ता इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, केवल इसको पढ़ सकता है यानी रीड कर सकता है। तो ये तो प्राथमिक मेमोरी की बात हुई। 2 तरह की मेमोरी होती हैं। दूसरा मेमोरी है द्वितीयक मेमोरी। इसे सहायक मेमोरी भी कहा जाता है यानी एक्सिलरी मेमोरी या फिर स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। ये अत्यधिक डेटा को स्टोर कर सकती है और कंप्यूटर को बंद होने पर भी उसे बनाए रखती है। तो ये है मेमोरी के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन है ये। कंप्यूटर टाइप्स एंड स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी होता है और सेकेंडरी 2 तरह के होते हैं। प्राइमरी के अंतर्गत वोलाटाइल होता है और नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल रोम होते हैं। वोलाटाइल में रैम होता है, रजिस्टर्स होता है और कैचे होते हैं। कैचे 3 तरह के होते हैं, स्प्रैम होता है, ड्रैम होता है और स्ट्रैम होता है, ई ड्रैम होता है, EDU होता है, फ्लैश रैम होता है। ये सारे वोलाटाइल के अंतर्गत आते हैं। वही नॉन वोलाटाइल में रोम होते हैं। रोम 3 तरह के होते हैं, प्रोम होता है, EPROM होते हैं और EEPROM होते हैं। ठीक है, 3 तरह के रोम होते हैं जो कि नॉन वोलाटाइल होते हैं। इसके बाद
सेकेंडरी मेमोरी में दो तरह के होते हैं, एक ऑप्टिकल मेमोरी होता है और एक मैग्नेटिक मेमोरी होता है। मैग्नेटिक मेमोरी में टाइप की बात करें तो एक HD जीप डिस्क होते हैं और एक FDD होता है। और ऑप्टिकल मेमोरी में CD रोम आते हैं, DVD रोम आते हैं, DVD RW आते हैं, CDR, CD रॉ और DVD R होते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गई। कैश मेमोरी, मुख्य मेमोरी और CPU के बीच स्थित मेमोरी जो मुख्य मेमोरी की डेटा ट्रांसफर दर और CPU की अत्यधिक प्रोसेसिंग स्पीड के बीच संतुलन स्थापित करती है, वो है कैश मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी, ये एक अस्थायी मेमोरी है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उस समय प्रयोग में लाई जाती है जब किसी प्रोग्राम को रन करते समय वास्तविक रूप में उपलब्ध मेमोरी का अभाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में ऑपरेटिंग सिस्टम रैम से प्रोग्राम को कुछ देर के लिए हार्ड डिस्क में सेव कर लेता है। मेमोरी का मापन कैसे करते हैं, तो ये यूनिट दिए हुए हैं, उनके एब्रीविएशन दिया हुआ है और ये उनके बाइनरी वैल्यू दिए हुए हैं। 1 बाइट का एब्रीविएशन होता है स्मॉल b और जिसका बाइनरी वैल्यू होते हैं 0 और 1। निबल के एब्रीविएशन नहीं होते हैं और बाइनरी वैल्यू जो है इसका 4 बाइट्स होता है। 1 बाइट जिसका एब्रीविएशन कैपिटल B होता है, इसका बाइनरी वैल्यू होता है 1 बाइट 8 बीट्स होते हैं और निबल 4 बीट्स होते हैं। 1 किलो बाइट जिसको कीबी से डिनोट करते हैं, कैपिटल K और कैपिटल B, इसकी बाइनरी वैल्यू होती है 1024 बाइट्स। 1 किलो बाइट्स 1024 बाइट्स के बराबर होती है। 1 मेगाबाइट 1024 किलो बाइट्स के बराबर होती है। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट्स के बराबर होती है। 1 टेट्राबाइट 1024 गीगाबाइट्स के बराबर होती है। 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट्स के बराबर होती है। 1 एक्साबाइट्स 1024 पेटाबाइट्स के बराबर होती है। 1 जेटाबाइट्स 1024 एक्साबाइट्स के बराबर होती है और 1 योटाबाइट्स 1024 जेटाबाइट्स के बराबर होती है। ठीक है, डेटा निरूपण और नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम जानेंगे डेटा निरूपण के बारे में। कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर यानी 0 और 1 को ही समझता है, तो ये सभी प्रकार के डेटा 0 और 1 के रूप में निरूपण डेटा निरूपण कहलाता है। नंबर सिस्टम, अंकों यानी वैल्यूज का समूह जिसका उपयोग संख्याओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, वो नंबर सिस्टम कहलाता है। ये है सिस्टम। बाइनरी का बेस होता है 2, जिसके डिजिट होते हैं 0 और 1। बाइनरी जो है 2 डिजिट में होता है, 0 और 1। ऑक्टल 8 डिजिट में होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। डेसिमल 10 डिजिट में होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हेक्साडेसिमल 16 डिजिट के होते हैं, 16 बेस होता है, 16 बेस होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E और F। ठीक है, ये डिजिट्स हैं, ये बेस हैं, ये सिस्टम है। किस सिस्टम की कितने बेस होते हैं और कितने डिजिट होते हैं वो इस बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर इनकोडिंग तकनीक। कंप्यूटर में किसी भी अक्षर यानी कैरेक्टर, वर्ण, अंक या फिर प्रतीक चिन्हों को 0 या फिर 1 के अद्वितीय कोड स्वरूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसे कि कंप्यूटर कोड कहते हैं। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसमें 4 बीट एक डेसिमल डिजिट को निरूपित करता है। इसमें डेसिमल डिजिट को बाइनरी डिजिट के रूप में निरूपित किया जाता है। ASCII जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये कंप्यूटर में और इंटरनेट पर टेक्स्ट फाइलों के लिए सबसे सामान्य प्रारूप होता है ASCII। एक ASCII फाइल में प्रत्येक अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक या विशेष कैरेक्टर को 7 बीट या 8 बीट के बाइनरी नंबर के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इस प्रकार 128 कैरेक्टर, 128 कैरेक्टर और 256 कैरेक्टर परिभाषित किए गए हैं। यूनिक्स और डॉस ASCII का उपयोग टेक्स्ट फाइल के लिए करते हैं। यूनिक्स का भी, डॉस का भी और ASCII, इन तीनों का उपयोग टेक्स्ट फाइल के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। यूनिकोड, ये मानक विभिन्न प्लेटफॉर्मों, डिवाइसों, एप्लीकेशनों या फिर विभिन्न कंप्यूटर भाषाओं में किसी भी अक्षर को निरूपित करने के लिए एक अद्वितीय संख्या प्रदान करता है। यूनिकोड ये डेटा निरूपण के लिए 8, 16 या 32 बीट का प्रयोग करता है।
अब आगे हम कंप्यूटर के मुख्य भाग के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के लिए आवश्यक और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करने वाले सबसे भौतिक हिस्से हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस। ऐसे हार्डवेयर डिवाइस जो कि कंप्यूटर को डेटा भेजने का काम करते हैं। इनके माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर सकता है और उसे नियंत्रित भी कर सकता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सारे ही इनपुट डिवाइस में आते हैं। टच स्क्रीन, वेबकैम, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ओसीआर, रीडर, बारकोड रीडर, माइकर, लाइट पेन, ग्राफिकल टैबलेट, डिजिटल कैमरा, स्मार्ट कार्ड रीडर और बायोमेट्रिक सेंसर, ये सारे ही इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा जो भाग है हार्डवेयर का, वो है आउटपुट डिवाइस। ऐसे पेरिफेरल डिवाइस जो कि कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करते हैं और उसको दिखाते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं, वो आउटपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कि मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, एसजीडी जिसका फुल फॉर्म होता है स्पीच जनरेटिंग डिवाइस। इसके साथ ही जीपीएस भी होता है आउटपुट डिवाइस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ब्रेल रीडर एक्सेट्रा, ये सारे ही आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। स्टोरेज डिवाइस, ऐसे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं स्टोरेज डिवाइस जो कि जानकारी या फिर सूचना को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं, जैसे कि हार्ड ड्राइव, सीडी ड्राइव, यूएसबी स्टिक, डीवीडी ड्राइव, ब्लूरे ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, क्लाउड स्टोरेज, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एक्सेट्रा, ये सारे ही स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो कि स्टोर करते हैं सूचनाओं को, ठीक है, जानकारी को स्टोर किया जाता है। कम्युनिकेशन डिवाइस, ऐसे उपकरण जो कि डेटा संप्रेषण में डेटा कम्युनिकेशन में सहायक होते हैं, वो कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं, जैसे कि एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस होता है जो कि नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कंप्यूटर में लगा होता है। और डब्ल्यूनिक यानी वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, ये वायरलेस नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ता है। मॉडेम, एक संचार उपकरण जो टेलीफोन या फिर मोबाइल नेटवर्क का उपयोग कर इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रोसेस में ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में चेंज कर देता है। हब, ये एक नेटवर्क डिवाइस होता है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन को इंटरनेट से जोड़ता है। ये स्टार नेटवर्क का केंद्र होता है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से बिना तार यानी वायरलेस के द्वारा जोड़ता है। राउटर, ये एक डिवाइस होता है जो कि नेटवर्क पर डेटा पैकेट को अग्रेषित करता है। इंफ्रारेड आईआर, बेतार संचार उपकरण जो कि निम्न दूरी पर स्थित कंप्यूटरों को संचार के लिए सक्षम बनाता है, वो है इंफ्रारेड। ब्लूटूथ, लघु तरंगदैर्घ्य की रेडियो तरंगों का उपयोग कर ये पूर्व निर्धारित परास में स्थित कंप्यूटरों को संचार में सक्षम बनाता है। वाईफाई, ये बेतार संचार द्वारा कंप्यूटरों को जोड़ने में सक्षम बनाता है। अब आगे हम प्रिंटर के बारे में जानेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दो तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है ये ये हैमर या पिन के द्वारा स्याही युक्त रिबन को दबा करके कागज पर अक्षरों को प्रिंट करते हैं। इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंट होता है, डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं, लाइन प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया, चेन प्रिंटर हो गया, बैट प्रिंटर हो गया, वो सारे ही प्रिंटर जो हैं ये इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। वही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं ये हैमर या फिर पिन का उपयोग किए बिना अक्षरों या फिर चित्रों को प्रिंट करते हैं। इसमें इंकजेट प्रिंटर आता है। इंकजेट प्रिंटर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इंक पार्टिकल को कैरेक्टर्स में अरेंज कर देता है। लेज़र प्रिंटर, ये लेज़र बीम, मिरर और ड्रम के माध्यम से प्रिंट करता है। इसकी प्रिंटिंग स्पीड अधिक होती है। आगे हम बात करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। कंप्यूटर हार्डवेयर के वो भाग होते हैं जो कि इनपुट डेटा को उपयोगी सूचना में परिवर्तित करने का काम करते हैं, जैसे कि सीपीयू, ये कंप्यूटर को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मिलने वाले निर्देशों का संचालन करता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं।
जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर चिप होता है जो कि प्रतिकृत प्रतिपादन हेतु तेजी से गणितीय गणना करता है। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी है जो कि कंप्यूटर का आधार होता है। ये सीपीयू, रैम और अन्य कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संचार के लिए परिपथ प्रदान करता है। साउंड कार्ड, ये एक विस्तार कार्ड होता है, एक्सपेंशन कार्ड, जो कि कंप्यूटर को ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। तो हार्डवेयर के बारे में तो पूरी तरीके से हम लोग जान गए। अब हम दूसरा पार्ट जो होता है कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर, उसके बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर को एक नियत भाषा में दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहते हैं। किसी भी विशिष्ट काम करने के लिए तैयार इन प्रोग्रामों के समूह को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनका काम सिस्टम यानी कंप्यूटर को चलाना होता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर एक्सेट्रा इसके उदाहरण हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन्हें किसी भी विशेष वातावरण की विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भिन्न भिन्न अनुप्रयोगों के लिए भिन्न भिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आइए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी सिस्टम प्रबंधन प्रोग्राम और सिस्टम विकास प्रोग्राम। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होता है, उबुंटू होता है, एंड्रॉयड होता है, फेडोरा आते हैं और लाइनक्स और यूनिक्स आते हैं। वहीं डेवलपमेंट प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, असेंबलर होता है, लिंकर होता है और लोडर होते हैं। मैनेजमेंट प्रोग्राम में नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है जिसमें कि हाइपरिक, एचक्यू, नेगियस, सोलर विंड आते हैं। प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग एडिटर्स और टूल्स आते हैं। मैनेजमेंट प्रोग्राम में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एक्सेस, विजुअल फॉक्स, प्रो, ओरेकल, माई एसक्यूएल डेटाबेस एक्सेट्रा। और डेवलपमेंट प्रोग्राम में कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैकेज आते हैं, यानी केस पैकेज आते हैं। मैनेजमेंट प्रोग्राम में एप्लीकेशन सर्वर होता है, जावा एप्लीकेशन सर्वर, ग्लासफिश, वाइल्डफ्लाई, अपाची, टोमकैट एक्सेट्रा। और सिस्टम यूटिलिटीज़ होते हैं मैनेजमेंट प्रोग्राम में। आगे हम अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम और एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम, यानी सामान्य उद्देश्य अनुप्रयोग प्रोग्राम और अनुप्रयोग विशेष प्रोग्राम। जनरल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर सूट होते हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आते हैं। अनुप्रयोग विशेष प्रोग्राम में बिजनेस अकाउंटिंग, कस्टम जिसमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट आते हैं। जनरल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम में वेब ब्राउजर्स होते हैं, कौन कौन से, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, सफारी, मैक्सथॉन, फ्लॉक, एवांट, डीपनेट एक्सेट्रा। एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम में साइंस और इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। सामान्य उद्देश्य अनुप्रयोग प्रोग्राम में इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, वर्ड प्रोसेसिंग होता है, वर्ड प्रोसेसिंग में वर्ड परफेक्ट होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स होते हैं, इसके साथ ही स्प्रेडशीट होता है, डेटाबेस मैनेजर होते हैं, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर होते हैं। इसके साथ ही एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम में शिक्षा और मनोरंजन के सॉफ्टवेयर होते हैं ये। अब आगे हम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस के बारे में जानेंगे। ये एक सूचना प्रणाली है जिसे कि सभी तरह के भौगोलिक डेटा को एकत्र, संग्रह, व्यवस्थित और विश्लेषण करने और प्रबंधन और प्रस्तुत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये पृथ्वी के एक निर्धारित भाग के निरूपण के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, लोगो, संस्थाओं और संस्थानों का संयुक्त प्रयास होता है। आपदा प्रबंधन, अपराध सांख्यिकी, पुरातत्व, नागरिक योजना, परिवहन, स्वास्थ्य और चिकित्सा संसाधन प्रबंधन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? जीआईईएस यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का एक सेट होता है जो कि उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस और कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बीच समन्वयकर्ता, नियंत्रक और निरीक्षक का काम करता है।
तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ का भी काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि यूनिक्स, MS डॉस, विंडोज़ 98, 2000 XP। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कितने हैं? सिग्नल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें MS डॉस, विंडोज़ 9X, मैक OS, MS विंडो, पाम OS एक्सेट्रा आते हैं। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज़ 2000, सोलारिस एक्सेट्रा। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज़ 95 एक्सेट्रा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत लाइनक्स OS और RTL, INES एक्सेट्रा। इसके साथ ही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। इसके साथ ही एंड्रॉयड, गूगल 2007, सिम्बियन LTD, iOS, एप्पल कॉरपोरेशन एक्सेट्रा। ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट करना, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करना, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम के काम। यूज़र इंटरफेस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग जो कि उपयोगकर्ता की विभिन्न एप्लीकेशन तक पहुंच और कम्युनिकेशन को संभव बनाता है, वो है यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दो तरह के होते हैं, GUI और CUI, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिम्बोल्स यानी संकेत, दृश्य रूपों यानी विजुअल, मेटाफोर्स और पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग करता है। और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, इसमें कमांड का उपयोग होता है, डिबग, डिस्क पार्ट, पिंग आदि CUI का अनुप्रयोग है। तो आते हैं अब दूसरे चैप्टर पे, जिसमें हम डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। डेटा संप्रेषण और नेटवर्किंग। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा संप्रेषण के बारे में। तो डेटा संप्रेषण दो या अधिक उपकरणों के बीच किसी भी संचार माध्यम के द्वारा डेटा या सूचना का आदान प्रदान करना डेटा संप्रेषण कहलाता है। डेटा संप्रेषण विभिन्न प्रकार के सिग्नल यानी डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, हाइब्रिड सिग्नल, ये विभिन्न प्रकार के सिग्नलों के माध्यम से होता है। डेटा सिग्नल संप्रेषण चैनल, ये सिग्नल प्रवाह की दिशा बताता है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। संप्रेषण सिग्नल कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, सिंप्लेक्स चैनल, हाफ डुप्लेक्स चैनल और फुल डुप्लेक्स चैनल। सिंप्लेक्स चैनल सूचना प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। हाफ डुप्लेक्स चैनल में सूचना प्रवाह दोनों दिशा में होता है, लेकिन अलग अलग समय पर होता है। और फुल डुप्लेक्स चैनल सूचना प्रवाह दोनों दिशा में एक ही समय पर होता है। संप्रेषण माध्यम डेटा या सूचना के आदान प्रदान का साधन संप्रेषण माध्यम कहलाता है। ये दो तरह के होते हैं, निर्देशित और अनिर्देशित। जब संप्रेषण केबल द्वारा होता है तो ये निर्देशित संप्रेषण कहते हैं। ईथरनेट केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल को एक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल आदि इसके प्रमुख साधन हैं। और अनिर्देशित केबल जब संप्रेषण तरंगों यानी वेव्स के द्वारा होता है तो उसे अनिर्देशित संप्रेषण कहा जाता है, अनिर्देशित संप्रेषण कहा जाता है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव संप्रेषण, सैटेलाइट संप्रेषण और ब्लूटूथ आदि इसके प्रमुख साधन हैं अनिर्देशित संप्रेषण के। बैंडविड्थ क्या है? डाटा ट्रांसफर दर होता है, ये HZ में मापा जाता है। ब्रॉडबैंड ये डाटा लाइन को दर्शाता है जिससे तेज और वृहद मात्रा में डाटा ट्रांसफर होता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग सूचनाओं के आदान प्रदान और संसाधनों को सम्मिलित उपयोग के लिए आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर के समूह को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के कई प्रकार होते हैं, लैन, वैन। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर और अन्य संबंधित उपकरणों को आपस में जोड़ने वाले नेटवर्क को लैन कहते हैं, जैसे कि घर, स्कूल, ऑफिस आदि जगह तक ये सीमित होता है लैन। वहीं वैन की बात करें यानी वाइड एरिया नेटवर्क, तो अत्यधिक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को शामिल करने वाले नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, जैसे कि संपूर्ण देश या विश्व स्तर पर स्थापित नेटवर्क। इसमें अनेक संचार माध्यमों जैसे टेलीफोन लाइन, केबल, रेडियो वेव आदि जगहों पर उपयोग किया जाता है। ये 2 या 2 से अधिक लैन का संयोजन भी हो सकता है, जैसे कि इंटरनेट। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपस में जुड़े हुए लैन्स का नेटवर्क होता है, लेकिन ये वैन की अपेक्षा कम भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। वैन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क,
एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किसी भी सार्वजनिक या साझे नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट पर निजी नेटवर्क सेवाओं को प्राप्त करने का प्रावधान करता है। इसके लिए टनलिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ARPANET यानी ARPANET, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। रॉबर्ट खान द्वारा 1969 में विकसित पहला नेटवर्क है ये। नेटवर्क डिवाइसेस, ये सिग्नल को प्रवर्धित यानी एम्पलीफाई करने और डिवाइसों के बीच इंटरफेस प्रदान करने का काम करता है। प्रमुख नेटवर्क डिवाइसेस हैं रिपीटर, हब, गेटवे, स्विच, ब्रिज, राउटर, मॉडेम, ईथरनेट कार्ड एसेट्रा। नेटवर्क टोपोलॉजी, ये भौतिक या फिर तार्किक आधार पर नेटवर्क निर्माण के तरीके यानी ज्यामितीय निर्माण को दर्शाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार हैं, कई प्रकार के होते हैं, जैसे बस टोपोलॉजी। इसमें एक केबल से सभी कंप्यूटर सीधे जुड़े रहते हैं। मुख्य केबल नेटवर्क के आधार पर काम करती है और जुड़े हुए कंप्यूटर्स में से एक सर्वर का काम करता है, बस टोपोलॉजी। तो ये देख सकते हैं आप, इसका इस तरीके की संरचना है इसकी। दूसरा प्रकार होता है स्टार टोपोलॉजी। इस तरीके से होता है इसका फंक्शन। इसमें सभी कंप्यूटर सीधे केंद्रीय हब से जुड़े रहते हैं। केंद्रीय हब नेटवर्क को नियंत्रित करने वाला सर्वर, कंप्यूटर या साधारण जोड़ने वाला उपकरण हो सकता है। मेश टोपोलॉजी, इसमें प्रत्येक कंप्यूटर सीधे दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। प्रत्यक्ष कनेक्शन होने के कारण नेटवर्क अत्यधिक लोड को सहन करने में सक्षम होता है। इसमें एक कंप्यूटर, कुछ इस प्रकार से इसके फंक्शन होते हैं। इसमें एक कंप्यूटर का कनेक्शन बाधित होने से अन्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ट्री टोपोलॉजी, इसमें इसकी जो संरचना होती है, इसका जो फंक्शन होता है वो ट्री टाइप का चलता है। ये एक हब पर अनेक स्टार टोपोलॉजी का संयोजन होता है और प्रत्येक स्टार टोपोलॉजी का हब बस से जुड़ा होता है। रिंग टोपोलॉजी, जो कि रिंग की तरीके से इसका फंक्शन होता है। इसमें कंप्यूटर चक्रीय चक्र में आपस में जुड़े रहते हैं और डाटा का प्रवाह केवल एक दिशा में करते हैं। इसमें एक कंप्यूटर अपने आगे वाले कंप्यूटर से सीधे तौर पर जुड़ा रहता है और सिग्नल के लिए एकल पथ का निर्माण करता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल नियमों का समूह होता है जो कि नेटवर्क में दो उपकरणों के बीच संप्रेषण का नियमन यानी रेगुलेशन करता है। प्रमुख प्रोटोकॉल हैं HTTP, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब पर डेटा में टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, ऑडियो, वीडियो साधारणतः इसमें उपयोग किया जाता है डेटा का। FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल पारेषण यानी ट्रांसमिशन का काम करता है, यानी फाइल के अपलोड और डाउनलोड को नियंत्रित करता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर डाउनलोड की जा सकने वाली फाइलों को बनाए रखता है। SMPT यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ईमेल के ट्रांसमिशन को नियंत्रित करता है। SMTP। टेलनेट, टेलीटाइप नेटवर्क, इनका उपयोग वर्चुअल कनेक्शन जैसे कि लैन आदि में होता है। ये ऐसा प्रोटोकॉल होता है कि जो कि दूरस्थ उपयोगकर्ताओं को होस्ट कंप्यूटर के उपयोग की अनुमति प्रदान करता है। अब आगे हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे। तो इंटरनेट शब्द अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को दर्शाता है। इसकी शुरुआत 1950 के दशक में विंडकर्फ के द्वारा की गई थी, जिसको कि इंटरनेट का पिता माना जाता है। ये आपस में जुड़े हुए नेटवर्क होता है। आपस में जुड़े हुए नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। इंटरनेट पर डाटा पारेषण यानी डाटा ट्रांसमिशन TCP अथवा IP द्वारा नियंत्रित होता है। TCP IP पैकेज बनाने और इकट्ठा करने और एड्रेस को सुनिश्चित करने का काम करता है। इंटरनेट कनेक्शन के कितने प्रकार हैं? एनालॉग या डायल अप, ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए टेलीफोन लाइन का उपयोग करते हैं। मॉडेम टेलीफोन लाइन और PC के मध्य इंटरफेस का काम करता है। SLP, जिसका फुल फॉर्म होता है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, और PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल डायल अप कनेक्शन के प्रोटोकॉल हैं। ये सबसे धीमी गति, इसकी अधिकतम स्पीड होती है 56 kbps वाला इंटरनेट कनेक्शन होता है। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, कॉपर टेलीफोन वायर पर डिजिटल सिग्नल द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। ये एक साथ डाटा और वॉइस कम्युनिकेशन सेवा प्रदान करने में सक्षम होता है। ये डायल अप कनेक्शन से 2 से 3 गुना ज़्यादा गति से इंटरनेट सेवा प्रदान करता है।
DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक प्रकार होता है जो कि इंटरनेट सेवा के लिए साधारण टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है। ADSL, SDSL, HDSL, VDSL आदि विभिन्न प्रकार की DSL तकनीकें हैं जिनकी डेटा ट्रांसफ़र रेट, डाउनलोड और अपलोड स्पीड अलग अलग होती है। केबल टीवी, केबल टीवी लाइन का उपयोग कर सेवा प्रदान की जाती है। केबल टीवी लाइन के रूप को कोएक्सियल केबल का उपयोग होता है। केबल टीवी लाइन के रूप में कोएक्सियल केबल का उपयोग किया जाता है जिस पर कि डाटा ट्रांसफ़र रेट टेलीफोन लाइन से बेहतर होता है। वायरलेस, रेडियो तरंगों के उपयोग के द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदान की जाती है। सामान्यतः इसका उपयोग लैन के रूप में किया जाता है। वाईफाई यानी वायरलेस फिडले, वाईमैक्स, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस आदि कुछ वायरलेस तकनीकें हैं। सैटेलाइट, सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। सैटेलाइट कनेक्शन दो तरह के होते हैं, वन वे और टू वे। वन वे सैटेलाइट कनेक्शन से सिर्फ डाटा डाउनलोड किया जा सकता है जबकि अपलोड के लिए डायल अप एक्सेस का प्रयोग किया जाता है। वहीं टू वे डाउनलोड और अपलोड दोनों में सक्षम होते हैं। इंटरनेट से संबंधित शब्द हैं www, वर्ल्ड वाइड वेब। ये इंटरनेट पर कंप्यूटर्स के बीच सूचना साझा करने का एक माध्यम होता है। ये हाइपरलिंक से जुड़े हुए टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधनों का समूह होता है जिन तक वेब ब्राउज़र के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। वेब पेज, HTML में वेब पर संचित कंप्यूटर डॉक्यूमेंट या फाइल होती है। वेबसाइट क्या होता है? सामान्यतः अंतर संबंधित वेब पेजों के समूह जो किसी भी विषय से संबंधित और हाइपरलिंक से जुड़े हुए होते हैं। इसके प्रथम पेज को होम पेज कहा जाता है। वेब ब्राउज़र, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिसका उपयोग वेब पेज, चित्र, वीडियो और अन्य फाइलों सहित वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री को खोजने, उसके बाद पुनः प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ये दो तरह के होते हैं। वेब ब्राउज़र दो तरह के होते हैं, टेक्स्ट वेब ब्राउज़र और ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। टेक्स्ट वेब ब्राउज़र केवल टेक्स्ट आधारित सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र टेक्स्ट और ग्राफिकल दोनों में सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी IE, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा, ये सारे ग्राफिकल वेब ब्राउज़र होते हैं। वेब सर्वर, वेब सर्वर सर्वर सॉफ्टवेयर से युक्त और इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो कि वेब पेज के जरिए सूचनाएं प्रदान करते हैं। वेब सर्वर का अपना IP एड्रेस और डोमेन नेम होता है जैसे कि अपाची HTTP सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट IIS, लाइटपैड और सुनजावा, जिक्सॉ एक्सेट्रा। वेब एड्रेस, ये वेब पेज की स्थिति को बताता है। वेब पर वेब एड्रेस URLs कहलाता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह इंटरनेट पर किसी भी फाइल के एड्रेस को दर्शाता है। डोमेन नेम, डोमेन नाम वह अद्वितीय नाम होता है जिसकी सहायता से इंटरनेट उपयोगकर्ता वेबसाइट तक पहुंच सकता है जैसे कि google.com, yahoo.com एक्सेट्रा। वेबसाइट के डोमेन एक्सटेंशन है और उनका उपयोग क्या है दिया है। .int क्या उपयोग है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रीटी होता है। .info इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन। .com कमर्शियल के लिए होता है। .government गवर्नमेंट के लिए यूज़ होता है। .education एजुकेशन के लिए होता है। .org नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। .ngo/.ong नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है और .net नेटवर्क होता है। सर्च इंजन, सर्च इंजन एक जटिल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि विशिष्ट कीवर्ड वाली जानकारी, सूचनाओं या फिर दस्तावेजों को ढूंढता है। कुछ सर्च इंजन है जैसे गूगल, अल्टाविस्टा, याहू, हॉटबॉट, लाइकोस, बिंग, बैदू, डकडकगो एक्सेट्रा। साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोग्राम या डेटा का अनधिकृत पहुंच या फिर उनको क्षति से बचाने के सुरक्षा उपायों से संबंधित होता है। कंप्यूटर के लिए खतरे क्या क्या हैं? मालवेयर, मालवेयर दोषपूर्ण यानी मैलिशियस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, मैलिशियस, जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, संवेदनशील सूचनाओं को प्राप्त करने या फिर व्यक्तिगत कंप्यूटर तक पहुंच के लिए किया जाता है। ये कई तरह के होते हैं जैसे कि वायरस,
ये छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ये स्वयं कॉपी कर सकते हैं और अन्य प्रोग्राम के साथ खुद को जोड़ करके इन्फेक्शन फैलाने में सक्षम होते हैं, जैसे कि ILOVEYOU, आई लव यू, ये मेलिसा आदि होता है। वॉर्म, ये स्वयं की सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, प्रतिकृति बनाने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि दोषपूर्ण कोड फैलाने के उद्देश्य से कंप्यूटर सिस्टम से सेंध लगाता है, जैसे कि बैगल, मॉरिस, सेसर, कोड रेड एसेट्रा। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि देखने में हानिकारक प्रतीत नहीं होता है पर वास्तव में ये मालवेयर होता है बिल्कुल। स्पाईवेयर, ये प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम मालिक यानी ओनर की गतिविधियों और संबंधित सूचनाओं को चुराने के लिए सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। स्पूफिंग, अनधिकृत व्यक्ति द्वारा सुरक्षित डेटा तक पहुंच बनाने को स्पूकिंग कहते हैं। हैकिंग, ये कंप्यूटर या नेटवर्क में अनधिकृत घुसपैठ को कहा जाता है। सलामी तकनीकी, ये कई छोटे कार्यों की श्रृंखला को संदर्भित करता है जिसे कि गुप्त रूप से संचालित किया जाता है। किसी एक प्रभावित व्यक्ति पर इन कामों का प्रभाव इतना कम होता है कि सामान्यतः इसे पहचान पाना कठिन होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप ऑनलाइन खरीदारी या फिर ATM से लेन देन करते समय कुछ पैसे, 5 या 10 पैसे अनधिकृत रूप से व्यय हो जाना। वाहनों में डीजल और पेट्रोल भरवाते समय प्रति लीटर कुछ मिलीलीटर कम तेल प्राप्त होना एसेट्रा। इसी प्रकार के सभी काम गैर कानूनी कामों की श्रेणी में आते हैं। स्पैम, ईमेल के रूप में जो अनचाहे बक मैसेजेस प्राप्त होते हैं वो उन्हें स्पैम कहते हैं। रूटकिट, ये ऐसे मालवेयर होते हैं जिनका उपयोग किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। रूटकिट का यूज। फिशिंग, ये अवैध तरीके से संवेदनशील जानकारी जैसे कि पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल आदि प्राप्त करने के उद्देश्य से फर्जी बैंक स्टेटमेंट, ई-पे रसीद, लिंक आदि के द्वारा मालवेयर भेजने को फिशिंग कहते हैं। खतरों से सुरक्षा किस तरीके से किया जा सकता है? एंटीवायरस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे कि वायरस और अन्य मालवेयर को रोकने, खोजने, निर्धारित करने और हटाने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि एवास्ट, McAfee, कास्परस्काई, क्विक हिल, नॉर्टन एसेट्रा, ये सारे एंटीवायरस होते हैं। इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर, ये सिग्नेचर का इलेक्ट्रॉनिक रूप होता है जो कि मैसेज या डॉक्यूमेंट भेजने वाले के प्रमाणीकरण और पहचान के लिए उपयोगी होता है। डिजिटल सर्टिफिकेट, ये सुरक्षा उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के साथ अटैचमेंट होता है। फायरवॉल, इसका उपयोग कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए होता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आधारित होता है इस पर। IP सुरक्षा प्रोटोकॉल, ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सूट इंटरनेट पर गोपनीयता प्रमाणीकृत सेवा प्रदान करने में उपयोगी होता है। IP सिक्योरिटी IP ट्रैफिक पर प्रमाणीकरण, इनक्रिप्शन और संक्षिप्तीकरण सेवा की अनुमति प्रदान करता है। रैंसमवेयर ऐसा दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो कि धन, बिटकॉइन के रूप में धन की उगाही के लिए कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस को ब्लॉक कर देता है, जैसे कि पेटिया, वन्नाक्राई। यूरोपीय देशों के साथ विश्व के अनेक देश इससे प्रभावित हुए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जिसमें कि हम कंप्यूटर ग्लोसरी एंड फुल फॉर्म्स को देखेंगे। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स और कंप्यूटर के जो शब्दावली है ग्लोसरी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हम उसमें MCQs को भी सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।